Assalamualaikum grades 9 and 10. How are you? Faiza Nadeem here with your grammar lessons. आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट का बड़ा इसेंशियल एलिमेंट. ठीक है, ग्रामर लेसन्स के सीरीज में आज हम क्या करेंगे? We'll get to know when we'll go to the board. Let's move on to the board and let's find out what we are going to do today. But first thing first, I didn't ask how are you. I hope all of you are fine, doing fine and studying. Let's go to the board and let's find out what today's lecture is all about. Alright, grades 9 and 10. What does the board say? बोर्ड ये कह रहा है कि आज हम करेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? देखो बेटा, हर लैंग्वेज को दो तरह से उनके मायनों में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में या तो लिटरल वर्ड्स होते हैं या वो लिटरल लैंग्वेज होती है या फिगरेटिव लैंग्वेज होती है. इन दो तरीकों से. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिटरल भी लिखा है, यहाँ फिगरेटिव भी लिखा है. जब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो कुछ वर्ड्स को हम उनके लिटरल मीनिंग में लिख सकते हैं और कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस और कुछ फ्रेजेस को हम फिगरेटिव सेंस में भी लिख सकते हैं. इन दोनों में क्या फर्क होता है पहले मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी, आंसर एक्सप्लेन करूंगी, एग्जांपल्स बताऊंगी एंड देन आई विल टेल यू द यूजेस. आफ्टर दैट वी विल फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर लेक्चर. ठीक है, सबसे पहले लिटरल और फिगरेटिव की डेफिनेशंस. लिटरल लैंग्वेज क्या होती है? लिटरल लैंग्वेज वो होती है जो भी आपने कहा हो वो एग्जैक्टली वही मीन करे. ठीक है, जैसे डिक्शनरी मीनिंग्स. जो आप कह रहे हैं आई एम फीलिंग हंग्री, तो दैट शुड एक्सप्रेस व्हाट यू आर फीलिंग. डिक्शनरी मीनिंग फीलिंग समथिंग इनसाइड सम ऑफ योर सेंसेस. हंग्री, भूख. ठीक है, तो ये उसकी लिटरल मीनिंग होती है. फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है? फिगरेटिव लैंग्वेज होती है एक मेंटल इमेज बनाना, और drawing a mental picture of whatever being said. जो भी आप कह रहे हो, जो बता रहे हो, उसका एक mental image बनाना. ठीक है, it help conveys an idea fast and vividly. vividly क्या होता है? clearly. vivid का मतलब होता है ऐसा clear कि you feel as if that specific thing is standing in front of you. ठीक है, तो वो हम फिगरेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं एज कम्पेयर्ड टू द लिटरल लैंग्वेज. कैसे? ऑल ऑफ यू नो उसेन बोल्ट. सबको पता है द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो आई एम नॉट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ बोल्ट राइट नाउ. आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ अली हु रैन एज फास्ट एज उसेन बोल्ट. अली रैन वेरी फास्ट इन द रेस. सिंपल लिटरल लैंग्वेज, सिंपल लिटरल मीनिंग. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को फिगरेटिव वे में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी? मैं ये लिखूंगी कि अली रैन लाइक अ बुलेट इन द रेस. अली रैन लाइक अ चीता इन द रेस. अली रैन लाइक अ रैबिट इन द रेस. अब यू कैन एक्चुअली पिक्चर इट आउट. एक आपको दिमाग में मेंटल इमेज आ गया कि अली कैसे दौड़ा होगा. अब मैंने कहा कि अली रैन लाइक अ बुलेट, तो आपके दिमाग में आया होगा कि फर करके वो निकल के दौड़ गया होगा. ठीक है, लाइक अ चीता. यू कैन एक्चुअली इमेजिन हाउ अली वुड हैव रन जस्ट लाइक अ चीता. एक और एग्जांपल देती हूँ. द बैग वेज अ लॉट. बड़ा भारी है भाई, बड़ा भारी है, वेज अ लॉट. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि माई बैग weighs a ton, so do you think I am capable enough to carry a ton on my back? No, I am definitely not that strong, right? तो मैंने उसको एक फिगरेटिव वे में अपने भारी बैग को बयान किया है just to make it look more dramatic, just to make it look more expressive. ठीक है, just to make it look more just to make it more visible, more clear in your mental picture. ठीक है, uses क्या होते हैं?
हम क्यों यूज करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज को? क्यों नहीं हम लिटरल लैंग्वेज में सारा कुछ लिख लेते? क्योंकि लिटरल लैंग्वेज जो होती है वो सिर्फ हाईली टेक्निकल फैक्ट्स में यूज होती है, ठीक है। फिगरेटिव लैंग्वेज वो होती है जब आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग को, जब आप अपने एक्सप्रेशन को मोर ड्रामेटिक बनाना चाह रहे हो, मोर इफेक्टिव बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर हम उसको फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज करते हैं। जब आप चाहते हो कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, ज़्यादा कैप्टिवेटिंग हो, ज़्यादा ड्रामेटिक हो, तो हम फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं। क्विक रिकैप करूं जल्दी से बिफोर आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। क्विक रिकैप, फिगरेटिव और लिटरल दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। लिटरल लैंग्वेज वो होती है जो कहा जाए उसका मतलब वही होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज वो होती है जिसमें आप पढ़ते के साथ ही एक मेंटल इमेज बना लें, आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाए, एक पैकर बन जाए, एक पिक्चर बन जाए कि एक्चुअली दिस इज हैपनिंग, ठीक है। आप अपने एक्सप्रेशन को, आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग को ड्रामेटिक करना चाह रहे हो, मेस्मराइजिंग करना चाह रहे हो, कैप्टिवेटिंग करना चाह रहे हो, तो यू यूज द फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। एक्सप्लेन किया फिगरेटिव और लिटरल का। आगे क्या करेंगे जानेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। ये बोर्ड कह रहा है types of figurative language. Now at this stage in this class you must have come across multiple times regarding these few types of figurative language, but I want to do them again in order to revise all the basic grammar concepts, ठीक है। सबसे पहले जो figurative language है वो है simile। सिमील क्या होती है? व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ठीक है, और उन कंपैरिजन के दरमियान में आप लाइक और एज लगा दें, ठीक है। द पिलो वॉज एज लाइट एज अ फेदर, राइट। हिज हार्ट इज एज कोल्ड एज अ स्टोन, हिज हार्ट इज एज हार्ड एज अ स्टोन। सो दीज आर ऑल सिमील्स। देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड एज वेल। सारा इज एज लेजी एज अ स्लॉथ। जूटोपिया देखी है कैसा होता है स्लॉथ? बोलने में ही 10 मिनट लगा देता है, ठीक है। यू नो स्लॉथ्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी लेजी एनिमल। सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग सारा विथ स्लॉथ, कैन यू इमेजिन हाउ लेजी दैट स्पेसिफिक पर्सन माइट बी, ठीक है। हिज आईज वर एज क्लोज एज आईज। आप लिखना चाह रहे हो मर्डर सस्पेंस और उसमें आपने किसी मर्डरर को डिस्क्राइब किया है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड देन व्हेन यू मूव ऑन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज आईज यू कैन से दैट हिज आईज वर एज कोल्ड एज आईज। देखा कितना खूबसूरत ड्रामेटिक हो गई आपकी क्रिएटिव राइटिंग, आपका सेंटेंस। द गर्ल्स आर लाइक 2 peas इन ए पॉट। जो मटर का छिलका होता है उसको पॉट कहते हैं, उसके अंदर सेट पीस होते हैं, मटर होते हैं। अगर कोई दो बिल्कुल साथ साथ होते हैं तो आप कहते हो ना 2 peas इन ए पॉट। ईडियम भी है और हमने उसको यहाँ पर लाइक के साथ सिमील में यूज कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आफ्टर वॉचिंग द हॉरर मूवी हर फेस बिकेम एज वाइट एज स्नो, ठीक है। सिमील जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो यूजिंग लाइक एंड एज। नेक्स्ट फिगरेटिव लैंग्वेज इज मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर वो होता है अगेन जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो लेकिन ना आप लाइक लगाएं और ना आप एज लगाएं, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बोर्ड पे एग्जांपल्स लिखी हैं, पहले ये रीड करती हूँ एंड देन आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल्स। द क्लाउड्स वर कॉटन बॉल्स इन द स्काई। क्लाउड्स वर लुकिंग जस्ट लाइक कॉटन बॉल्स इन द स्काई, ठीक है। अ ब्लैंकेट ऑफ स्नो covered the ground. पूरा ground was covered with snow and that snow was referred to as a blanket, ठीक है। हमने उस snow को blanket से compare किया without using like and as. If we would have used like or as, this would have been a simile, but we did not use like or as, so this is a metaphor. A rainbow of candies
फ्लू आउट ऑफ पिनाटा. पता है पिनाटा क्या होता है? वो किसी पार्टीज में सबसे ऊपर सबसे बड़ा सा एक बलून होता है और आप ब्लाइंड फोल्ड होके आंखों पे पट्टी डाल के उसको मारने की कोशिश करते हैं. अगर आप पिनाटा ब्रेक करने में सक्सेसफुल होते हैं तो पिनाटा के अंदर से ढेर सारी कैंडीज निकलती हैं. ठीक है, तो अ रेनबो ऑफ कैंडीज, डिफरेंट कलर की कैंडीज, ढेर सारी कैंडीज. ठीक है, किस कदर खूबसूरती से रेनबो को कैंडी से कंपेयर किया है. ठीक है, ताकि आपको ये एहसास हो कि जिस तरह रेनबो के डिफरेंट कलर्स थे इस तरह कैंडी रैपर्स के भी डिफरेंट कलर्स थे. ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. ठीक है, किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देना इज पर्सोनिफिकेशन. किस तरह से? द स्नोफ्लेक्स danced on the ground. The snowflake fell on the ground. ठीक है, and then after hitting the ground, due to the gravity and the force and the resistance, they took some time to get settled. And this movement of the snowflakes is called as dancing. If you remember daffodils, William Wordsworth की daffodils याद है? उसमें वो कहते हैं the flowers danced with the wind. They were tossing their heads with the wind. ठीक है, किस कदर खूबसूरत पर्सोनिफिकेशन दी हुई है. क्या फ्लावर्स डांस कर सकते हैं? नो, ओनली ह्यूमन बीइंग्स डांस. राइट, द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ स्पेसिफिक वे इज कॉल्ड एज डांसिंग. ठीक है, लेकिन जब हम ये मूवमेंट किसी और नॉन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बयान करते हैं तो वी कॉल इट डांसिंग. ठीक है, द विंड हाउल्ड इन द नाइट. अब can the wind howl? It's not a living being, right? The lightning madly struck the tree. Can the lightning go mad? No. So when we are giving all those qualities, the human-like qualities to non-human things, then this is called as personification. The next figurative language is onomatopoeia. Onomatopoeia is basically वो अल्फाज जो किसी भी साउंड को रेफर करते हो. ठीक है, जिनका कोई मायने ना हो. आप कहते हो ना alas I lost the game. Alas does not have any meaning. Hooray. ठीक है, these are all what? These are all interjections. But lately एक लफ्ज बड़ा फेमस हुआ है, हर शख्स हर जगह उस वर्ड को यूज कर रहा है. राइट, सो दिस इज ओनोमेटोपिया. आगे दिस इज ओनोमेटोपिया. आप करते हो द स्नेक, द कैट हिस्ड. दिस इज onomatopoeia. Likewise, the splosh of the water, the splatter of the water, the clapping, the clap, the stomping, all these are onomatopoeia because they specifically do not have any meaning. Howsoever, they represent the sounds that emerge when these are done. ठीक है, कुछ figure of speech, कुछ figurative language हमने यहाँ लिखी है. नेक्स्ट फिगरेटिव लैंग्वेज इज ऑन माई नेक्स्ट बोर्ड. चलते हैं उधर ताकि हम इसको कंप्लीट करें. सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सीमोरॉन. व्हाट डज ऑक्सीमोरॉन मीन? ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि जब आपने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हों जिनके लिए आपका मकसद बिल्कुल उनका उलट इस्तेमाल हो, जिसको उर्दू में कहते हैं तंज करना. ठीक है, जैसे आप ये लिखते हैं कि दिस इज अनदर फाइन मेस यू हैव गॉट अस इनटू. आप क्या ये हैप्पीली उन्होंने कहा होगा कि यार तुमने हमें किस मुसीबत में फिर से डाल दिया है. ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा फाइन मेस, तो लिटरल में तो फाइन का मतलब हो गया कि बहुत अच्छा, लेकिन ये यहाँ फिगरेटिव यूज हो रहा है, यानी कि उसने उसको एक अच्छी ढेर सारी मुसीबत में डाल दिया है. एंड द अदर पर्सन इज बीइंग अपसेट आफ्टर फाइंडिंग देमसेल्व्स और हिमसेल्फ इन अ वर्स सिचुएशन.
इसी तरह एक और सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, सडनली द रूम वॉज फिल्ड विद द डेफनिंग साउंड, और सडनली द रूम वॉज फिल्ड विद द डेफनिंग साइलेंस। अब कभी खामोशी भी बहरा करने वाली होती है? हमेशा साउंड होता है इतना लाउड कि यू फील आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। खामोशी में यू नेवर फील आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उन्होंने डेफनिंग साइलेंस इसलिए कहा है ताकि आपको ये महसूस हो सके कि इस कदर खामोशी थी, इस कदर खामोशी थी कि इंतहा की खामोशी। मतलब उनका बिल्कुल उलट है, ठीक है, लेकिन उन्होंने डेफनिंग वर्ड लगा के उसको ऑक्सीमोरॉन बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड यूजुअली अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। सारे आपके जो टंग टैंगलर्स होते हैं वो एलिटरेशंस होते हैं। आई होप व्हेन आई विल read the sentence I do not stammer or it does not become a tongue tangler for me. Pray for me that I read really good, okay? Sally sells seashells by the seashore. Yes. So I have escaped this tongue tangler. The next is the sizzling sun shone on the silky sand. See, the repetition of the S sound, and when you will ask somebody to repeat this 10 times, they will not be able to do so. I'm not going to show it to you, okay? The next is hyperbole. Hyperbole is simple exaggeration. When you add exaggeration to your text, ठीक है? It took me a million years to complete my homework. Can it take you a million years to do your homework, a 30 minutes homework? So I have exaggerated. Likewise, she ate a mountain of food. A mountain, K2, of food, right? Or he was more powerful than the sea. He was more strong than the ox, right? So all these are basically hyperboles, exaggeration used to make your text look more attractive, add more meaning to your text, right? These are all a type of figurative language. The last is idioms. We all are aware of what idioms are. मुहावरे, ठीक है। मुहावरे का मतलब वो हमेशा नहीं होता क्योंकि वो लिटरल मीनिंग में नहीं लिए जाते, वो फिगरेटिव लैंग्वेज में होते हैं। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर. As I found myself out of the frying pan into the fire. Can you find yourself out of the frying pan into the fire? No. It's just an idiom which means that you escaped the small problem, but you found yourself landing into a bigger problem. ठीक है? इसी तरह से the test was a piece of cake. Can the test be a piece of cake? Can you eat it? But no. But over here it means that it was very easy. Missing the train proved to be a blessing in disguise for me. Maybe the train came across an accident. Maybe he was needed at home. So it was a blessing in disguise. My best friend had stayed me through thick and thin. हर मुश्किल में मेरे साथ रहा है, ठीक है? My best friend had been with me in every problem and every happiness. Rather than we use the idiom through thick and thin, we mean the same, right? So this is how you can add figurative language to your writings in order to make them more dramatic, better, more interesting, captivating, mesmerizing. Let's quickly do the recap of today's lesson. What did we do? We learned the difference between the literal and the figurative language. We did all the types of figurative language, simile in which we use like and as when we compare two things, metaphors in which we do not use like and as when we are comparing two things, hyperbole, onomatopoeia, idioms, oxymorons. We did all of these figures of speech. I hope that you have learned something today. I hope that you are going to take care of yourself. We'll meet together, inshallah, in the next lesson. Till then, Allah Hafiz.